नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सिलसिला जारी है। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। डीजल भी शतक लगाने के करीब है। जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आरोप और प्रत्यारोप भी तेज होता जा रहा है। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ कांग्रेस ने शनिवार को सड़क पर प्रदर्शन किया, सड़क पर नजर आई। आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार महंगाई बम फोड़ रही है, जिससे जनता परेशान है, हलाकान है। तो दूसरी ओर बीजेपी लगातार केंद्र सरकार का बचाव कर रही है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें बीते एक सप्ताह की हैं, जब पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को जमकर घेरा। शनिवार को भी पेट्रोल डीजल, रसोई गैस और खाद्य सामग्रियों की बढ़ी कीमत पर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। इसमें प्रभारी सचिव चंदन यादव और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय समेत सैकड़ों कांग्रेसी शामिल हुए। एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महंगाई के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित रही है। करोड़ों भारतीयों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है। क्रमबद्ध हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी जी से आह्वान कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई कम करो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। मोदी सरकार जनता से कर वसूल करके और ये खर्च कहाँ करती है अपने प्रचार प्रसार में। जैसा कि मैंने कहा, कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफी करके हमने जन कल्याणकारी योजना में किया। हमने देखिए जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को शासन में रहने का कोई हक नहीं है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल के रेट सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। सरगुजा बिलासपुर जिले में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है, जबकि डीजल शतक के बेहद करीब है। रायपुर की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल के लिए 99 रुपए 86 पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि डीजल 97 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 1 जनवरी को राजधानी में पेट्रोल 82 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर था, जबकि डीजल 80 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर। जाहिर है छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल पर 25% वैट लगता है, जबकि 2 रुपए अतिरिक्त सेस लगाया जाता है। हालांकि बीजेपी पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के लिए यूपीए सरकार के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को जिम्मेदार बता रही है। जब यूपीए की सरकार थी इस देश में, उस समय के बॉन्ड की बात थी, जिसको मतलब चुकाने का काम अभी हमारी भारत की सरकार, आदरणीय मोदी जी की सरकार कर रही है। और इसमें मतलब जो डीजल पेट्रोल के मतलब दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, उस पैसे से उसका मतलब भुगतान कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पहले लोगों का रोजगार छिन चुका है। आर्थिक तंगी से लोग परेशान हैं और अब महंगाई की दोहरी मार भी है। 80 रुपए में आसानी से मिलने वाला खाने का रिफाइंड ऑयल 140 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि 60 से 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाली दालें 100 के पार चल रही हैं। वहीं घरेलू LPG गैस सिलेंडर के लिए 900 रुपए से ज्यादा चुकाने पड़ रहे हैं। दिनों दिन बढ़ती महंगाई आम जनता को बेहाल करने लगी है। महंगाई का असर तो पॉकेट पर बहुत ज्यादा पड़ा है और निश्चित रूप से हम लोग मीडियम क्लास के लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कॉमन चीजें जो है वो तो बढ़ी है, लग्जरी चीज बढ़े तो चलो चलता है, लेकिन सामान्य चीज तो बढ़ी है, इससे परेशानी तो है ही। हम स्टूडेंट्स लोग को भी बहुत फर्क पड़ रहा है महंगाई से। एजुकेशन फी, पेट्रोल फी, आने जाने का खर्चा सब बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो रही है धीरे धीरे। किसी भी महिलाओं को मतलब घर की स्थिति में देखें, चाहे बच्चों के पालन पोषण में देखें, महंगाई अच्छी नहीं लगती है। लेकिन चूंकि परिवर्तन है और हमारे देश का विकास सब साथ में हो रहा है, तो हम लोग को भी इसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। यदि हम पर्टिकुलरली पेट्रोल की बात करें तो राज्य के भी टैक्सेस हैं और केंद्र के भी हैं। प्रभावित दोनों तरह से आम आदमी हो रहा है, लेकिन अगर आप देश हित में सोचेंगे तो ये महंगाई हमें झेलनी ही होगी देश की प्रगति के लिए। कुल मिलाकर कोरोना की मार से उबरने की कोशिश कर रही प्रदेश की जनता को अब महंगाई की आग से खुद को बचाना सबसे बड़ी चुनौती होगा। वहीं महंगाई की आग पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल सियासी रोटियां सेकने में जुटे हैं। आम जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। पर जाते जाते आपको सुरमई सियासत के साथ छोड़े जाते हैं। 100 रुपया पेट्रोल का मातम आज मना
रुपया पेट्रोल का मातम आज मना। और इधर भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने आज बीजेपी मोर्चा और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की बैठक में मोर्चा की बची नियुक्तियों पर नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। उन्होंने बीजेपीएम के प्रदेश अध्यक्ष को 5 अगस्त तक कार्यकारिणी पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रकोष्ठों की बैठक में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की कार्य योजना की सराहना की गई। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की योजना 777 दिन में 77 विधानसभा में घर घर जाकर संपर्क करने की है। बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन भी विशेष रूप से शामिल हुए। पहले सत्र में सभी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों की बैठक हुई। प्रभारियों ने सभी मोर्चा के कामकाज की समीक्षा की और भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा और प्रकोष्ठ को एक साथ आक्रामक तैयार रणनीति बनाने को कहा है। दूसरे सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रकोष्ठ के संयोजकों और सह संयोजकों की बैठक हुई है, जिसमें राज्य सरकार को घेरने की रणनीति तय की गई है। शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारियों के अलावा आज भारतीय जनता पार्टी के सभी विभागों के पदाधिकारियों की भी बैठक ली गई। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश रविवार को प्रदेश पदाधिकारियों और कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए। किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, सभी मोर्चा सरकार की जो विफलता है उसको घेरने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार फेल है। इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 2023 में बिल्कुल ये कहां जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे कुछ मुद्दे जो राज्य सरकार जो वादा किए हैं जनता से और वो विफल रहे हैं, इन मुद्दों के आधार पर हमारे आने वाला समय आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करके उन मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे। और बात रायपुर की करते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, जीपी सिंह पर शिकंजा कसा है। आपको बता दें कि निलंबित एडीजी जीपी सिंह पर और ज्यादा शिकंजा कसता जा रहा है। उनके खिलाफ 3 पुराने मामलों की भी जांच होगी। 3 सीनियर आईपीएस इन तीनों मामलों की जांच करेंगे। अशोक जुनेजा, विवेकानंद सिन्हा, आनंद छाबड़ा इसकी जांच करेंगे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने ये जांच के आदेश दिए हैं। तो जीपी सिंह आय से ज्यादा संपत्ति, तमाम तरह के आरोप लग रहे थे, छापे पड़ रहे थे। उसके बाद अब एक खबर ये कि अशोक जुनेजा, विवेकानंद सिन्हा, आनंद छाबड़ा इसकी जांच करेंगे। 3 आईपीएस। डीजीपी डीएम अवस्थी ने यह आदेश दिए। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, पहले ही एक बड़ी मुश्किल में है जीपी सिंह, और अब सवाल ये उठता है कि पुराने 3 मामले ऐसे कौन से मामले हैं और आगे क्या और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, जरा विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह जैसे जो संगीन जो अपराध हैं उसमें जो आरोप से घिरे हुए जो जीपी सिंह है, निलंबित एडीजी जीपी सिंह, उनके खिलाफ जो है अब राज्य सरकार ने एक आदेश उसमें जारी किया है डीजीपी के माध्यम से, जिसमें ये कहा गया है कि 3 पुराने मामले हैं। जिसमें अगर पहला मामले की अगर बात करें तो 2013 का एक पहला मामला है, जिसमें जब ये आईजी रहे थे तब वहां देवेंद्र नगर निवासी दुर्लभ कुमार अग्रवाल, उनके जो अभी 22 वर्ष के हैं, उस समय वो नाबालिग थे। तब उनके ऑफिस में, जो एसपी ऑफिस में जब ओपी पॉल एसपी हुआ करते थे, उनके टाइम में उनका आरोप है कि एक डीएसपी के द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया था। तो उसके जो सीसीटीवी, उसकी जो जांच थी वो जीपी सिंह के पास थी। तो उसमें उन्होंने बिना सीसीटीवी देखे हुए उसमें ये मीडिया में बोल दिया था कि जो सीसीटीवी देखे तो उसमें इस तरीके की कोई वारदात होना नहीं पाया गया था। उसको लेके भी एक जांच जो साल 2013 की थी, उसमें जो स्पेशल डीजी हैं अशोक जुनेजा, वो उसकी जांच करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें 2016 में जो एक नक्सली पहाड़ सिंह, जो दुर्ग जिले में, जब ये दुर्ग में तत्कालिक आईजी थे, तब वो रहते हुए उसमें आत्मसमर्पण किया था। तब इसमें ये आरोप है कि उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए इनके द्वारा लिए गए थे, क्योंकि ये उस दौर की बात है जब नोटबंदी का दौर था, तब ये इसमें आरोप लगे थे। तो उसकी जो जांच है वो जो अभी दुर्ग के आईजी हैं विवेकानंद सिन्हा, उनको इसका जिम्मा सौंपा गया है। इसके अलावा जो तीसरी जो एक जांच है वो यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता है मंजीत कौर बल, उनके द्वारा इस बात का आरोप लगाया गया है कि कमलकांत एक कोई व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इनके साथ कुछ वारदात की गई थी,
उसको भी बचाने का इन पे आरोप लगा है। उसकी जो जांच है वो रायपुर आईजी जो आनंद छाबड़ा हैं वो उसकी जांच कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 3 पुराने बड़े मामले हैं जिसमें जिसके लिए आदेश जो है डीजीपी ने जारी किया है। और ये कह सकते हैं कि ये जो 3 मामले हैं इनके क्योंकि काफी अरसे बाद यहाँ खुले हैं, अब फिर से उनके जो जांच की जा रही है और 3 सीनियर आईपीएसओ को जिसका जिम्मा दिया गया है, तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी नजर बनाए रखिएगा तहसीन, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और बलरामपुर में 1 दिवसीय शिविर में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। लोगों की समस्याओं को देखने के लिए संसदीय सचिव यहां पहुंचे थे। जब वो महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से योजनाओं की जानकारी पूछने लगे तो किसी भी अधिकारी कर्मचारी को अपने ही विभाग की योजनाओं की जानकारी नहीं थी, यहां तक कि उन्हें योजनाओं का नाम भी पता नहीं था। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने शासन की तरफ से संचालित 10 योजनाओं का नाम लेकर उनके बारे में अधिकारियों से पूछा, लेकिन किसी ने भी एक भी योजना के बारे में ठीक से नहीं बताया। ऐसे में संसदीय सचिव काफी नाराज हुए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपकी योजना की जानकारी आपको नहीं है तो ग्रामीणों को क्या बताएंगे। योजना का ही अगर जानकारी ना हो तो फिर ग्रामीणों को कैसे योजना का जानकारी है? तो फिर ये जानकारी क्यों गलत है? कौन बनाया है इसको? क्या कार्रवाई कर रहे हैं? मेरे को सोमवार शाम को जानकारी चाहिए। समय समय पर बड़े अधिकारी लोग डांट पकड़ करते हैं तो सुधार होता है या फिर अच्छा लगता है। नया मतलब आदमी जागरूक होकर काम करता है। अधिकारियों का भी कमी है और मैं तो कहूँगा हमारा भी कमी है, क्योंकि हम अभी तक उनसे जाने नहीं कि इन योजनाओं का जानकारी उनको खुद को है कि नहीं। तो निश्चित रूप से अगर जिसको बताना है वही योजनाओं का जानकारी खुद को पता न हो तो सामने वाले को योजना का लाभ कैसे दे सकता है। और बलौदाबाजार की सिमगा शराब भट्टी में अवैध शराब पकड़ा जाने का मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। कार्रवाई नहीं होने के विरोध में भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम कर दिया। आक्रोशित बलौदाबाजार विधायक ने जिला आबकारी अधिकारियों पर संरक्षण देने का आरोप लगाया। विधायक ने कलेक्टर से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और इसकी एक प्रतिलिपि राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों को दी है। 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। एसपी साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए हैं और 24 घंटा का समय दिए हैं। अगर यहाँ के आबकारी अधिकारी जो भी तार इनका जुड़ा हुआ है जो बेचने वाले अवैध शराब का, अगर इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे तो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं हुई और कार्रवाई नहीं हुई तो हम सोमवार को कलेक्टर एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। धमतरी जिले के युवा कांग्रेस के बागियों को जगह मिलने से नाराज उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव सहित युवा कांग्रेस के 11 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को दे दिया है और बागियों को संगठन में स्थान देने का भी आरोप लगाया है। दरअसल कार्यकारी अध्यक्ष की अनुशंसा के 90% नाम को हटाए जाने से पदाधिकारी नाराज थे। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को संगठन में फिर से लिया जा रहा है जिन्होंने 2018 की विधानसभा में पार्टी के खिलाफ जमकर प्रचार किया। अभी हम लोग 11 लोगों ने अपने साथियों के साथ इस्तीफा दिया। जिस नामों की अनुशंसा करके प्रदेश यूथ कांग्रेस को दिया गया था उन नामों को तवज्जो ही नहीं देके ऊपर से पता नहीं किस नेता के इशारे पे नए नामों को नियुक्त कर दिया। छत्तीसगढ़ में निगम आयोग मंडल की तीसरी सूची भी जारी होने के बाद अब उन नेताओं का आक्रोश खुलकर बाहर आने लगा है जिन्हें जगह नहीं मिली है। ऐसी ही एक ऐसा नाम है सूरजपुर से जो टी.एस. सिंहदेव के चचेरे भाई और पूर्व जिला अध्यक्ष विंदेश्वर शरण सिंह देव का है। विंदेश्वर सिंह के साथ उनके समर्थकों ने आज रेस्ट हाउस में इकट्ठा होकर आलाकमान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सत्ता आने के बाद पार्टी में आए हैं उन्हें पद दिया जा रहा है और जिसने 15 साल संघर्ष करके सत्ता दिलाने में मदद की उनकी अनदेखी की जा रही है। विंदेश्वर शरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस शासन में हम छोटे से कार्यकर्ताओं को किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे आज 2023 में जब हम उनका काम नहीं करा पा रहे हैं। छोटे छोटी बातों के लिए यहाँ पहले गुटबाजी नहीं थी, मैं भी जिला अध्यक्ष था 7 साल, लेकिन आज जगह जगह गुटबाजी हो रही है, लोगों को अपमानित किया जा रहा है। क्या यह सही है कांग्रेस सरकार में? हर इंसान का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। आजकल बिल्डर्स ऐसे लोगों की तलाश में रहते हैं। इस तरह की लग्जरी सुविधाओं का लालच भी दिया जाता है।
नक्शा दिखाकर सपना बेचा जाता है। वक्त के बोझ तले दबा इंसान भरोसा करके घर खरीद भी लेता है, मगर जब उसके वो सब सुविधाएं उसे नहीं मिलती है तो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। कुछ ऐसी ही समस्या से जूझ रहे हैं राजधानी रायपुर के लोग। राजधानी रायपुर का सड्डू इलाका और यहां राजधानी विहार के नाम से बनी कॉलोनी। राजधानी विहार का मेन गेट और उस पर लिखा जितना चमकदार नाम है, गेट के अंदर की तस्वीर उतनी ही धुंधली है। कॉलोनाइजर ने लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए। प्लॉट और मकान बेचने के पहले बिल्डर ने नक्शे में बताया कि मकान के सामने 30 फीट चौड़ी सड़क होगी, बच्चों के खेलने के लिए ओपन एरिया होगा, नाली होगी, मगर कॉलोनी के हालात और लोगों के मुरझाए चेहरे ये हकीकत बयां करते हैं। लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 30 फीट चौड़ी सड़क की जगह सिर्फ 10 फीट चौड़ी सड़क बनाई गई, बाकी बची जमीन पर भी फ्लैट तान दिए गए। लोगों को अब लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये कि जो 30 फीट की सड़क थी, उस 30 फीट की सड़क में 12 फीट की सड़क हमको मिली है यहाँ पे रहने वालों को। और दिक्कत ये है कि जो सड़क वाला जो ज़मीन है उसी में ही बिल्डिंग खड़ा कर दी है निगम वालों ने, जो कि बिल्डिंग एक नाले के से चिपकी हुई है। रेरा ने फैसला दिया है जो स्विमिंग पूल बना के दे, रोड को रिपेयर करके दे, गार्डन मेंटेन करके दे। हमारे गार्डन में बाथरूम बना दिया, उसको तोड़ के गार्डन बना के दे। इसने कुछ भी नहीं किया। आने वाले समय में यदि इसका कुछ नहीं होता है निर्णय, तो हमारा जो है मकान का वैल्यू भी उसका जीरो हो जाएगा और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तकलीफ है वो तो आधा पूरा नाली में भी बना है ये ज़मीन, इसका कई बार सीमांकन हो गया। ये रोड है, रोड भी आधा दिया हुआ है कॉलोनी का। इतना ही नहीं, IBC 24 की टीम ने जब निगम और रेरा जैसे सरकारी विभाग के दस्तावेज खंगाले तो कई बड़े खुलासे हुए। कॉलोनाइजर को गरीबों के मकानों के लिए 15% जमीन देनी होती है, लेकिन राजधानी बिहार में इसमें भी खेल किया गया। सीमांकन के समय कुछ सरकारी और नालों की जमीन को प्राइवेट बताकर घेराबंदी कर दी गई। कुछ साल बाद जब निगम ने कॉलोनाइजर से EWS मकानों के लिए जमीन मांगी तो उसने सरकारी जमीनों को खुद की बताकर सौंप दी। निगम अधिकारियों ने भी भरोसा करके 4 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च कर गरीबों के लिए मकान बनवा दिए। बात यहीं खत्म नहीं होती। पड़ताल में पता चला कि राजधानी बिहार फेज 1 के लिए भी गरीबों के लिए जो जमीन छोड़ी गई थी उसमें भी 3 बंगले तान दिए गए। मामला उजागर होने के बाद नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन बिल्डरों और कॉलोनाइजर पर रेरा जैसी नियंत्रक एजेंसियों के आदेश का कोई असर नहीं हो रहा है। ये ठीक है कि नाले से जितनी दूरी पे छोड़ना था उतनी दूरी पे छूटा हुआ नहीं है। बिल्डर ने हमको EWS की जमीन दूसरी जगह देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हम लोगों ने EWS की जमीन के साथ EWS की जमीन पे जो निर्माण हुआ है BSUP भवन का, उसकी लागत भी देने के लिए लेटर लिखा है बिल्डर को। कितनी है सर लागत? लागत लगभग 4 करोड़ के आसपास। निगम के अधिकारी भी 5 करोड़ गलत जगह खर्च करके फंसते दिखाई दे रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि निगम ने गरीबों का घरौंदा बनाने से पहले जमीन की जांच क्यों नहीं की। तो वहीं स्थानीय लोगों ने अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जीवन भर की कमाई लगाकर धोखा खाने वाले गरीबों को अब इंसाफ का इंतजार है। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।